सो ये हमारे पास लेक्चर 7th है रेलवे इंजीनियरिंग का। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेल फिक्चर्स एंड फास्टनिंग। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रेल जॉइंट्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट फिक्चर्स एंड फास्टनिंग्स इन रेल जॉइंट्स। तो रेल जॉइंट सिंपली मीन्स अ मीटिंग पॉइंट ऑफ टू एडजॉइनिंग रेल्स। वो जो मीटिंग पॉइंट होगा दो एडजॉइनिंग रेल्स का, उसको हम क्या कहेंगे? रेल जॉइंट्स कहेंगे। इट इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द रेलवे ट्रैक। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जॉइंट जो है वीकेस्ट पार्ट होगा रेलवे ट्रैक का, बट सम फास्टनिंग हैज मेड दिस एज एफिशिएंट एज पॉसिबल। लेकिन कुछ फिक्चर्स एंड फास्टनिंग ने जॉइंट को जो है इतना एफिशिएंट बनाया है कि वो एक्सटर्नल लोड को आराम से रेजिस्ट कर सके। अ परफेक्ट रेल जॉइंट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ। जो परफेक्ट रेल जॉइंट होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग और स्टिफ होना चाहिए। इट शुड बी इलास्टिक बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो जो हमारा जॉइंट होना चाहिए वो वर्टिकली भी इलास्टिक होना चाहिए और हॉरिजॉन्टली भी इलास्टिक होना चाहिए। जॉइंट फिलिंग शुड बी यूनिवर्सल टाइप सो दैट ऑल टाइप्स ऑफ स्लीपर्स कैन बी यूज्ड। तो जो जॉइंट फिलिंग होनी चाहिए इट शुड बी ऑफ यूनिवर्सल टाइप सो दैट वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर्स इजिली। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट्स। अब रेल जॉइंट जो है जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फर्स्ट डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ जॉइंट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ स्लीपर्स। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ जॉइंट्स। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास स्क्वायर जॉइंट्स एंड द सेकंड वन इज स्टैगर्ड जॉइंट्स। तो स्क्वायर जॉइंट में क्या होता है कि इट इज दैट टाइप ऑफ जॉइंट इन विच जॉइंट इन वन रेल इज डायरेक्टली अपोजिट टू द जॉइंट इन पैरेलल रेल्स। इसमें जो जॉइंट्स होंगे दोनों रेल्स के जॉइंट्स होंगे आपस में क्या होंगे? बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सो एज यू कैन सी हियर ये हमारे पास दो रेल्स हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इसमें जो जॉइंट्स हम प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर इस रेल में इस पॉइंट पे जॉइंट होगा तो इस रेल में भी इस पॉइंट पे जॉइंट होगा। अगर इस रेल में इस पॉइंट पे जॉइंट होगा तो इस रेल में भी इस पॉइंट पे जॉइंट होगा। इट मीन्स डैट कि जॉइंट्स जो होंगे दोनों रेल्स में होंगे वो आपस में एक्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर होंगे। दे आर प्रोवाइडेड इन स्ट्रेट लेंथ ट्रैक। स्क्वायर जॉइंट्स को हम जनरली स्ट्रेट लेंथ ट्रैक में प्रेफर करते हैं, बट ऑब्सोलीट इन नाउ अडेज। तो आजकल के टाइम में अगर हम देखेंगे स्क्वायर जॉइंट्स को हम बहुत कम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास स्टैगर्ड जॉइंट्स। इट इज टोटली द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर जॉइंट। अब स्क्वायर जॉइंट में क्या होता था कि जो जॉइंट्स होते थे रेल्स में वो आपस में डायरेक्टली अपोजिट होते थे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। जॉइंट इन वन रेल इज नॉट डायरेक्टली अपोजिट टू द जॉइंट इन पैरेलल रेल। सो इसमें जो जॉइंट्स होंगे वो आपस में स्टैगर्ड पोजीशन में होंगे। इट मीन्स डैट कि अगर इस रेल में हमने इस पॉइंट पे जॉइंट प्रोवाइड किया तो इस रेल में हम इस पॉइंट पे जॉइंट प्रोवाइड करेंगे, फिर इसमें इधर आएगा, इसमें इधर आएगा। मींस अपोजिट डायरेक्शन में जॉइंट्स इसमें नहीं होते हैं। इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टैगर्ड जॉइंट जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को टोटली रिड्यूस कर देते हैं। प्रोड्यूसेस स्मूथ रनिंग ट्रैक्स। और स्टैगर्ड जॉइंट्स को प्रोवाइड करने से हमें स्मूथ रनिंग ट्रैक्स प्रोवाइड होते हैं। दे आल्सो रिड्यूसेस वर्टिकल डिस्टर्बेंस ऑफ व्हील एट जॉइंट्स। वर्टिकल डिस्टर्बेंस जो व्हील्स की होती है जॉइंट्स पे वो भी रिड्यूस हो जाती है स्टैगर्ड जॉइंट से। नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ गेट्स इंक्रीज्ड बाय 1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाते हैं बाय 1। इट मीन्स डैट कि अगर हमें स्क्वायर जॉइंट्स के केस में पर रेल के लिए लेट इट बी 18 स्लीपर्स प्रोवाइड करने थे, लेकिन स्टैगर्ड जॉइंट्स के केस में हम 18 की जगह 19 प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक इसमें इंक्रीज हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर स्लीपर इंक्रीज हो जाएगा तो उससे स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी रेलवे ट्रैक की। मोस्टली सुटेबल एट शार्प कर्व्स। तो ज्यादातर हम देखेंगे स्टैगर्ड जॉइंट को हम शार्प कर्व्स पे प्रेफर करते हैं। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ स्लीपर्स। अगर हम देखेंगे पोजीशन ऑफ स्लीपर्स के बेसिस पे जॉइंट्स हमारे पास तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। सस्पेंडेड जॉइंट्स, सपोर्टेड जॉइंट्स एंड ब्रिज जॉइंट्स। तो वन बाय वन हम यहाँ पे तीनों को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सस्पेंडेड रेल जॉइंट्स। इन दिस केस एंड्स ऑफ द रेल्स आर सस्पेंडेड बिटवीन स्लीपर्स एंड सम पोर्शन इज कैंटिलीवर्ड एट जॉइंट। तो इस केस में जो हम स्लीपर प्रोवाइड करते हैं वो एक्जैक्टली जॉइंट के नीचे प्रोवाइड नहीं करते हैं, जॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं स्लीपर प्रोवाइड करते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि स्लीपर और जॉइंट के बीच में जो कैंटिलीवर्ड पोर्शन बचता है किसका? रेल का, उसमें कैंटिलीवर एक्शन आता है। ड्यू टू दिस कैंटिलीवर एक्शन पैकिंग अंडर द स्लीपर्स ऑफ द जॉइंट बिकम लूज ड्यू टू हैमरिंग एक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड होती है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम अकर नहीं होती, क्योंकि अगर जॉइंट रिजिड होगा तो उसकी वजह से उसमें ब्रेकिंग के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। दैट इज द मेन रीजन वाई सस्पेंडेड जॉइंट्स आर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। तो सस्पेंडेड जॉइंट जो है ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे सपोर्टेड जॉइंट्स। अब सपोर्टेड जॉइंट्स के केस में क्या होता है? बोथ द एडजॉइनिंग रेल्स रेस्ट ऑन अ सिंगल स्लीपर। इस केस में क्या करते हैं स्लीपर को जो मीटिंग पॉइंट होगा दोनों रेल्स का एक्जैक्टली हम क्या करते हैं उसके नीचे स्लीपर को प्रोवाइड करते हैं, बट नॉट यूज्ड इन नाउअडेज बिकॉज इट डजंट गिव इनफ सपोर्ट टू हैवी एक्सल लोड। तो आजकल के टाइम में हम सपोर्टेड जॉइंट्स को यूज नहीं करते क्योंकि ये हैवी एक्सल लोड को सफिशिएंट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। इट डजंट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द जॉइंट दैट कॉजेज बैटरिंग ऑफ ट्रैक। तो ऊपर मैंने आपको ये पॉइंट ऑलरेडी बोल दिया कि जॉइंट्स में जो होनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि ट्रैक में बैटरिंग कॉज हो सकती है। बैटरिंग का मतलब होता है ट्रैक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ट्रैक जो है डिसमेंटल हो सकता है। दैट्स द मेन रीजन वाई सपोर्टेड जॉइंट्स आर नॉट यूज्ड इन नाउअडेज। एंड द लास्ट वन इज ब्रिज जॉइंट्स। अब ब्रिज जॉइंट्स में क्या होता है? इट इज मच सिमिलर टू सस्पेंडेड जॉइंट्स एक्सेप्ट दैट अ लेंथ ऑफ मेटल सर्विंग एज अ ब्रिज इज यूज्ड
so that no bending stress will be induced in rails. ब्रिज जॉइंट जो है ये बिल्कुल सिमिलर है सस्पेंडेड जॉइंट्स के। इसमें भी हम क्या करते हैं कि स्लीपर्स को जो है एट सम डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं अवे फ्रॉम द जॉइंट, लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं कि एक मेटल प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं विच एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द टू रेल्स। तो उसका फंक्शन क्या होता है कि सो डैट नो बेंडिंग स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड इन द रेल्स, उसकी वजह से जो रेल्स में कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा। दे आर नॉट यूज्ड इन इंडियन रेलवेज, तो ब्रिज जॉइंट्स को हम इंडियन रेलवेज में प्रेफर नहीं करते हैं। अगर हम देखेंगे इंडियन रेलवेज में जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जॉइंट है वो हमारे पास है सस्पेंडेड जॉइंट्स, नॉट ओनली यूज्ड इन इंडियन रेलवेज बट इट्स आल्सो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो सस्पेंडेड जॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रेल फास्टनिंग्स। अब रेल फास्टनिंग में हम डिस्कस करेंगे कि रेल्स और स्लीपर्स को हम आपस में कैसे बाइंड करते हैं। फिटिंग यूज्ड फॉर स्क्यूरिंग द कनेक्शंस बिटवीन रेल टू रेल एंड रेल टू स्लीपर्स आर नोन एज रेल फास्टनिंग्स। तो जो भी हम फिक्चर्स एंड फास्टनिंग यूज करते हैं रेल टू रेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए और रेल टू स्लीपर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, फिक्चर्स एंड फास्टनिंग्स कहते हैं। अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ फिक्चर जो हम मोस्टली यूज करते हैं रेल फास्टनिंग में, फर्स्ट इसमें ज्यादा हमारे पास फिश प्लेट्स, सेकंड इज बेरिंग प्लेट्स, थर्ड हो गया स्पाइक्स, फैंग बोल्ट्स एंड हुक बोल्ट्स, एंड द लास्ट वन इज चेयर्स एंड कीज। फर्स्ट हम यहाँ पे फिश प्लेट्स को डिस्कस करेंगे। फिश प्लेट्स आर द प्लेट्स विच आर यूज्ड एट जॉइंट्स टू कीप द कंटिन्यूटी ऑफ रेल्स इन अ ट्रैक। तो फिश प्लेट्स को हम जनरली रेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब रेल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे उससे क्या होगा कि ट्रैक की कंटिन्यूटी चलती रहेगी, ट्रैक कंटिन्यू चलता रहेगा। होल्स आर ड्रिल्ड एट वेब ऑफ रेल्स स्लाइटली वाइडर टू अलो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब रेल्स को हम आपस में वेब टू वेब ही कनेक्ट करते हैं बाई मीन्स ऑफ फिश प्लेट। तो जो हम होल्स ड्रिल करते हैं वेब में वो स्लाइटली वाइडर होते हैं टू अलो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्योंकि उनमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी अकर होनी होती है तो दैट्स वाई होल्स आर स्लाइटली वाइडर। कनेक्टेड बाई फिश नट्स एंड बोल्ट्स। अब रेल्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं बाई मीन्स ऑफ फिश प्लेट। अब फिश प्लेट को हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, फिश नट्स एंड बोल्ट्स के जरिए। दे आर मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील हैविंग थिकनेस 20 mm। अब फिश प्लेट्स हमारे पास जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप होती है, इनकी थिकनेस होती है जनरली 20 mm। इन इंडिया नंबर ऑफ फिश बोल्ट्स इन टू रेल्स आर 4। अगर हम देखेंगे फिश प्लेट को रेल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें 4 बोल्ट्स की जरूरत होती है, 2 विद ईच रेल्स। लेंथ ऑफ प्लेट शुड नॉट एक्सीड 456 mm एंड द डाया ऑफ होल शुड बी 32 mm। तो जो लेंथ ऑफ फिश प्लेट है वो 456 mm से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। थिकनेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी 20 mm। जो हम होल ड्रिल करते हैं उसका डाया जो है 32 mm होना चाहिए। नॉर्मली होल्स ऑफ फिश प्लेट्स आर ऑफ ओवल शेप्ड सो दैट द रेल्स विल नॉट बी टर्न्ड बाय वाइब्रेशन। तो अगर हम देखेंगे जो हम होल ड्रिल करते हैं फिश प्लेट को वेब के साथ कनेक्ट करने के लिए वो जनरली ओवल शेप्ड होता है सो दैट कि हमारे पास जो वाइब्रेशन से उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। इट शुड नॉट कम इन कंटेक्ट विद द वेब ऑफ द रेल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिश प्लेट को हमें इस तरह से अरेंज करना होता है कि वेब के साथ उसका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वेब में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन आती है। दैट्स वाई कि वेब ऑफ रेल और फिश प्लेट का आपस में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हो फिश प्लेट का अरेंजमेंट रेल के साथ कैसे होता है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो 2 होल्स हम ड्रिल करते हैं वेब ऑफ रेल में 114 mm होता है। एज डिस्टेंस यहाँ पे 57 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो एग्जैक्ट जो टोटल लेंथ ऑफ फिश प्लेट दी हुई है 456 mm, ये हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा गैप प्रोवाइड किया हुआ है बिटवीन 2 रेल्स फॉर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के लिए। जो डाया ऑफ होल होना चाहिए वो 32 mm होना चाहिए, ये मैंने आपको ऊपर पहले ऑलरेडी बता दिया। इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो यहाँ पे लेफ्ट साइड डायग्राम दी हुई है, गाज फेस दिखाया हुआ है, फिश प्लेट दिखाई हुई है, फिश बोल्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे इसने फिश प्लेट का अरेंजमेंट भी दिखाया है कि उसको हम रेल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एज यू कैन प्रॉपरली सी हियर कि वेब और फिश प्लेट के बीच में प्रॉपर एक गैप प्रोवाइड किया गया है फॉर एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन के लिए। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है फिश प्लेट की, इट शुड हैव सेम स्ट्रेंथ इन बेंडिंग एज दैट ऑफ रेल। सो फिश प्लेट और रेल की जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ लोड्स एंड वियर्स एंड टीयर्स। सो हर टाइप के लोड को और हर टाइप के वियर एंड टीयर को फिश प्लेट आराम से रेजिस्ट कर पानी चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फिश प्लेट्स। अब फिश प्लेट्स हमारे पास जनरली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, फिश प्लेट्स टू ज्वाइन फ्लैट फुटेड रेल्स एंड फिश प्लेट्स टू ज्वाइन बुल हेडेड रेल्स। अब फ्लैट फुटेड रेल्स को ज्वाइन करने के लिए हम बोन शेप्ड फिश प्लेट्स का यूज करते हैं टू रेजिस्ट लेटरल एंड वर्टिकल बेंडिंग, एंड फॉर बुल हेडेड रेल्स को ज्वाइन करने के लिए हम इंक्रीज्ड डेप्थ फिश प्लेट्स का यूज करते हैं टू स्क्योर ग्रेटर स्टिफनेस ऑफ ज्वाइंट। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे बेरिंग प्लेट्स। सो बेरिंग प्लेट्स आर द प्लेट्स विच आर प्लेस्ड बिटवीन फ्लैट फुटेड रेल्स एंड स्लीपर्स। सो बेरिंग प्लेट्स को हम फ्लैट फुटेड रेल्स और स्लीपर्स के बीच में इंसर्ट करते हैं ट्रैक की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। चेयर्स फॉर फ्लैट फुटेड रेल्स आर बेरिंग प्लेट्स। एडवांटेजेस क्या है बेरिंग प्लेट्स के, दे रिड्यूसेस द इंटेंसिटी बाय इंक्रीजिंग बेरिंग एरिया ऑन द स्लीपर्स। इनसे क्या होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है वो कम हो जाती है क्योंकि बेरिंग एरिया जो है स्लीपर्स का वो इंक्रीज हो जाता है।
दे प्रिवेंट्स रेल कटिंग ऑफ स्लीपर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, अगर हम रेल्स को डायरेक्टली स्लीपर्स के ऊपर ले करेंगे, क्या होगा कि फास्ट मूविंग ट्रेन की वजह से जो रेल्स जो है वो डिप्रेशन काज कर सकती हैं स्लीपर्स में। तो इस चीज को बेरिंग प्लेट जो है प्रिवेंट कर देती है, बिकॉज दे एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन रेल्स एंड स्लीपर्स। दे आल्सो प्रिवेंट सॉइल कटिंग ऑन कोरोज। तो कोरोज पे जो कटिंग ऑफ सॉइल है उसको भी बेरिंग प्लेट्स प्रिवेंट करती है। मेंटेन rail gauge properly increases overall stability and cost of bearing plates is very less as compared to maintenance cost। तो रेल गाज को प्रॉपरली मेंटेन करती हैं ये, ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है रेलवे ट्रैक की वो इंक्रीज होती है बेरिंग प्लेट की वजह से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि कास्ट ऑफ बेरिंग प्लेट्स इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू मेंटेनेंस कास्ट। अब देखो, अगर हम बेरिंग प्लेट्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उससे हमें रेलवे ट्रैक को कंटिन्यूसली मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो मेंटेनेंस कास्ट हमें ज्यादा पड़ती है एज कम्पेयर टू बाई प्रोवाइडिंग बेरिंग प्लेट्स। तो बेस्ट यही है कि बेरिंग प्लेट्स हम पहले प्रोवाइड कर देंगे, तो उससे मेंटेनेंस कास्ट हमारी काफी ज्यादा हद तक रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ डिसएडवांटेजेस भी है हमारे पास बेरिंग प्लेट्स के। व्हेन इट बिकम लूज ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ बैलास्ट एंड स्लीपर इट कॉजेज एंट्री ऑफ मॉइस्चर विच कॉजेज वेयर एंड टियर। तो जब बेरिंग प्लेट का जो ज्वाइंट है वो लूज हो जाता है, अब लूज किसी वजह से होता है जब बैलास्ट और स्लीपर में सेटलमेंट होगी। अब सेटलमेंट ऑफ बैलास्ट एंड स्लीपर की वजह से जो गैप आ जाएगा बेरिंग प्लेट और स्लीपर के बीच में या स्लीपर और रेल के बीच में, तो उसमें मॉइस्चर एंटर होगा। तो वो मॉइस्चर जो है वेयर एंड टियर काज कर सकता है बिटवीन रेल्स एंड स्लीपर्स और बेरिंग प्लेट्स एंड स्लीपर्स। प्रॉब्लम इन वन स्पाइक में काज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। अब बेरिंग प्लेट्स और स्लीपर जो है आपस में स्पाइक्स के जरिए कनेक्टेड होती हैं। अब स्पाइक्स क्यों होता है वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। अगर एक स्पाइक में प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से हमें सारी स्पाइक्स को रिमूव करके दोबारा से लगाना पड़ता है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम काज हो सकती है। दे आर जनरली मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अगर हम देखेंगे कास्ट आयरन की बनी हो सकती है, रॉट आयरन की भी बनी होती है, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं स्टील को ही यूज करते हैं। कास्ट आयरन की अगर हम यूज करेंगे वो उनमें डैमेजेस वगैरह काफी ज्यादा जल्दी आ जाती है। टाइप्स ऑफ बेरिंग प्लेट्स। अब बेरिंग प्लेट्स हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, फ्लैट बेरिंग प्लेट्स और कैंटेड बेरिंग प्लेट्स। फ्लैट बेरिंग प्लेट्स आर यूज्ड इन टर्नआउट ट्रैक एंड अदर फ्लैट प्लेसेस। फ्लैट बेरिंग प्लेट्स को हम जनरली टर्नआउट ट्रैक और फ्लैट प्लेसेस पे यूज करते हैं। अब कैंटेड बेरिंग प्लेट्स कहाँ पे हम यूज करते हैं? दे आर यूज्ड ऑन सॉफ्ट वुडन स्लीपर्स बिलो आउटसाइड रेल्स एंड कर्व्स एट ब्रिजेस एटसेट्रा। जो कोरोज पे वुडन स्लीपर्स होंगे उनके नीचे हम क्या करते हैं कैंटेड बेरिंग प्लेट्स का यूज करते हैं, या फिर ब्रिजेस पे जो वुडन स्लीपर्स होंगे वहां पे हम क्या करते हैं कैंटेड बेरिंग प्लेट्स का यूज करते हैं। एंड वेयर रेल्स आर लेड एट एन इनवर्ड टिल्ट ऑफ 1:20। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ तो फिर हम क्या करते हैं इनको ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पे रेल्स में इनवर्ड टिल्टिंग प्रोवाइड की हुई होगी 1:20 की। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्पाइक्स, फैंग बोल्ट्स एंड हुक बोल्ट्स। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्पाइक्स के बारे में। स्पाइक्स आर यूज टू फिक्स द रेल्स टू द वुडन स्लीपर्स। तो जो भी फिक्सर्स हम रेल्स को वुडन स्लीपर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं डेट आर नोन एज स्पाइक्स। दे कैन बी यूज्ड विद और विदाउट बेरिंग प्लेट्स। इनको हम विदाउट बेरिंग प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं या विद बेरिंग प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं। तो स्पाइक्स हमारे पास जनरली चार कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। वन बाय वन हम यहाँ पे चारों को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास डॉग स्पाइक्स। इट्स नेम इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हेड शेप। इसका जो नाम पड़ा है डॉग स्पाइक्स ये इसके हेड शेप की वजह से पड़ा है। इट्स लोअर एंड इज आइदर ब्लंट, पॉइंटेड और चीजल शेप्ड। जो इसका लोअर एंड होता है या तो वो ब्लंट होता है या पॉइंटेड होता है या फिर चीजल शेप्ड होता है। नाउ पॉइंटेड स्पाइक हैव बेस्ट होल्डिंग पावर, देन कम्स ब्लंट एंड द लास्ट इज चीजल शेप्ड। अगर हम इन तीनों में से देखेंगे जो पॉइंटेड स्पाइक है उसकी बेस्ट होल्डिंग पावर होती है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखेंगे वो ब्लंट शेप्ड आता है एंड द लास्ट इज चीजल शेप्ड। तो वी कैन से दैट कि चीजल शेप्ड की लीस्ट होल्डिंग पावर होती है। इट शुड बी यूज्ड इन स्टैगर्ड मैनर टू प्रिवेंट स्प्लिटिंग ऑफ slipper and will have also less holding power if we use them parallel. This is the most important point from examination point of view. So dog spikes को हमें staggered manner में यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको parallel manner में यूज करेंगे उसकी वजह से splitting of slipper काज हो सकती है। उस slipper को split होने से बचाने के लिए we should use the dog spikes in staggered manner. Number of spikes used per slippers are 4, 2 on each side. 4 नंबर ऑफ डॉग स्पाइक्स हम यूज करते हैं एक स्लीपर को कनेक्ट करने के लिए रेल के साथ। होल्स ड्रिवन बाई 13 mm अगर्स। अब इन डॉग स्पाइक्स को यूज करने के लिए जो हम होल ड्रिल करते हैं वो 13 mm अगर से ड्रिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जाता है हमारे पास प्लजिंग। प्लजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्लजिंग का मतलब होता है कि जब हम डॉग स्पाइक्स को स्लीपर्स और रेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जब डॉग स्पाइक्स जो है डैमेज हो जाती है, डैमेज होने के बाद हम क्या करते हैं इसको जो है रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जब हम इसको रिप्लेस करते हैं तो सेम होल्स में हम इसको इंसर्ट नहीं करते हैं, हम होल उसको फिलअप करके दूसरा होल ड्रिल करते हैं। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि नंबर ऑफ होल्स ड्रिल करने की वजह से हमारा स्लीपर जो है डैमेज हो जाता है, फिर हमें क्या करना पड़ता है स्लीपर को रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लजिंग का मतलब यही था। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पाइक्स हमारे पास जाती है स्क्रीव स्पाइक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज कोच स्क्रीव्स। इन दिस केस होल्डिंग पावर इज डबल एज डेट ऑफ डॉग स्पाइक। तो इसकी जो होल्डिंग पावर होती है वो डबल होती है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे डॉग स्पाइक्स।
साइड्स ऑफ स्पाइक आर टेपर्ड प्रोवाइडेड विद थ्रेड्स। इसमें होता है कि एक तो ये टेपर्ड होती है और दूसरा इसमें क्या होता है, थ्रेड्स प्रोवाइड किए हुए होते हैं। इट कैन रेजिस्ट लेटरल थ्रस्ट in a better way as compared to dog spike, but they are costly and difficulty in maintain gauge distance। एक तो ये कॉस्टली भी होती है और गॉज डिस्टेंस को मेंटेन करने में भी ये डिफिकल्टीज कॉज करती हैं, तो डेट्स वाई दे आर नॉट यूज्ड ऑन इंडियन रेलवेज। सो थर्ड हम इसमें डिस्कस करेंगे रोंड स्पाइक्स। दे आर जनरली यूज्ड फॉर फिक्सिंग कास्ट आयरन चेयर्स ऑफ बुल हेडेड रेल्स टू वुडन स्लीपर्स। तो इनको हम जनरली कास्ट आयरन चेयर्स को, बुल हेडेड रेल्स को वुडन स्लीपर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड आल्सो इन स्विच फिटिंग, कभी कभी हम इनको स्विच फिटिंग में भी यूज करते हैं। देयर लेंथ वेरीज विद द गॉज ऑफ ट्रैक। इनकी जो लेंथ है वो वेरी करती रहती है अगर हमारे पास गॉज ऑफ ट्रैक जो है वेरी करता रहेगा। एंड एंड इज ब्लंट शेप्ड, और इनका जो एंड होता है वो ब्लंट शेप्ड होता है, बट दे आर रेयरली यूज्ड इन आवर डेज। लास्ट इसमें जाता है हमारे पास इलास्टिक स्पाइक्स, ओरिजिनली मेड बाय इलास्टिक रेल स्पाइक कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। सो इलास्टिक स्पाइक्स को क्रूजन से बचाने के लिए इनकी हमें गैल्वेनाइजिंग करनी पड़ती है। They are not used on Indian railways because they are costly, but used on British railways। तो इंडियन रेलवेज में हम इनका यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली होती है, लेकिन ब्रिटिश रेलवेज में ये काफी ज्यादा यूज होती है। 3 इलास्टिक स्पाइक्स आर यूज्ड पर बेस प्लेट। सो इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रू स्पाइक, रोंड स्पाइक और इलास्टिक स्पाइक की शेप दिखाई हुई है कि कौन सी स्पाइक कैसे होती है। स्क्रू स्पाइक अगर हम देखेंगे, इसमें थ्रेड्स प्रोवाइड की हुई है बॉटम में, यू कैन सी हियर। इसका जो बॉटम डाया होता है वो 10 होता है। टेपर्ड सेक्शन से नीचे इसकी लेंथ होती है 165 mm, उससे ऊपर अगर हम देखेंगे 32 mm होती है। तो इनके सब रोंड स्पाइक, इसका जो बॉटम डाया होता है वो 11 mm होता है। जो टेपर्ड पोर्शन ब्लंट शेप्ड इसका होता है वो 10 mm होता है। जो इसका बोल्ट है उसका डाया होता है 19 mm। हेड जो इसका है 38 mm इसका टॉप डाया होता है, और जिसकी हेड हाइट ऑफ हेड होती है वो 19 mm होती है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे है इलास्टिक स्पाइक, क्लियरली यहाँ पे इनने दिखाई हुई है। इसकी भी लेंथ जो होती है अप्रॉक्सीमेट 180 mm होती है। जिसका डाया होता है बोल्ट का वो 16 mm होता है, और यहाँ पे जो इसकी जो टॉप से ये बेंड शेप प्रोवाइड किया हुआ है 83 mm का, प्रॉपरली होल्ड करने के लिए इसमें प्रोवाइड की हुई है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फैंग बोल्ट्स। फैंग बोल्ट्स आर द अल्टरनेटिव टू द रोंड स्पाइक्स एंड इट्स अरेंजमेंट इज मोर इफेक्टिव। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे रोंड स्पाइक्स, बट दे आर नॉट यूज इन आवर डेज बिकॉज ऑफ फिक्सिंग एंड रिमूवल डिफिकल्टी। तो इनको फिक्स करने में, इनको रिमूव करने में हमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज काज होती थी, उसकी वजह से हम आजकल के टाइम में इनका काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे हुक बोल्ट्स। हुक बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग वुडन स्लीपर्स टू द ब्रिज गर्डर्स। तो वुडन स्लीपर्स और ब्रिज गर्डर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम हुक बोल्ट्स का यूज करते हैं। 2 हुक बोल्ट्स आर सफिशिएंट फॉर 1 स्लीपर। एक स्लीपर को रेल के साथ कनेक्ट करने के लिए 2 हुक बोल्ट्स सफिशिएंट होते हैं। और लास्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे चेयर्स एंड कीज के बारे में। चेयर्स एंड कीज आर यूज टू होल्ड डबल एंड बुल हेडेड रेल्स इन पोजिशन। डबल और बुल हेडेड रेल्स को फिक्स्ड पोजीशन में रखने के लिए हम चेयर्स और कीज का यूज करते हैं। दे आर जनरली मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। दे आर जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 जॉब्स एंड रेल सीट। अब हमारे पास जो चेयर्स होती हैं उनमें 2 जॉब्स होते हैं और एक रेल सीट होती है। रेल सीट इज प्रोवाइडेड विद एन इनवर्ड स्लोप ऑफ 1/20 प्रोवाइड रिक्वायर्ड टिल्ट टू द रेल्स। अब जो रेल सीट होती है उसमें इनवर्ड स्लोप प्रोवाइड किया हुआ होता है 1/20 टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड टिल्ट टू द रेल्स। चेयर्स आर फिक्स्ड विद स्लीपर्स बाय मीन्स ऑफ 3 स्पाइक्स। सो चेयर्स को स्लीपर के साथ कनेक्ट करने के लिए 3 स्पाइक्स की जरूरत होती है। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट रेल फिक्चर्स एंड फास्टनिंग। आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने सारी चीजें क्लियर करवा दी होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।